बच्चे अकाउंटिंग स्टैंड 19 के एमसीक्यूज कहेंगे। ए लिमिटेड ने बेचा मशीनरी बेची है, डब्ल्यूडीबी 40 लाख रुपए वाली, बी लिमिटेड को 50 लाख में, फेयर वैल्यू भी बेटा कितनी है, 50 लाख है। और कह रहे हैं सेम मशीनरी जो है वो लीज बैक करी है बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को। बेटा यहाँ पर लीज बैक जो है वो कह रहे हैं नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज में, तो ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, क्या होना चाहिए। यहाँ पर बेटा प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपीज का क्या करके चलेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। बेटा अभी यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सेल और लीज बैक को लेकर अंदर हमने केसेस करे हुए हैं। ठीक है, उसमें से बेटा आपको एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं, प्लीज अच्छे से वो कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो है आपके स्टडी मटेरियल का जो है वो प्रॉपरली कर जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बन भी सकता है। इन केस ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, लेसर जो है वो कंटिन्यू करेगा टू शो द लीज एसेट्स इन द बुक्स ऑफ द एसेट। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल। लेसर जो है वो कंटिन्यू रखता है लीज एसेट को अपनी बुक्स में दिखाना। अगर फाइनेंस लीज है एंड इफ द एसेट इज रिटर्न बैक टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, फाइनेंस लीज में अगर एसेट रिटर्न हो रहा है, लेसी ऑलवेज क्लेम डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा यूजफुल लाइफ या लीज टर्म विच एवर इज लेस। AS 19 lays down five deterministic condition to classify the lease as the finance lease. To classify the lease as operating lease, which statement is correct? बेटा पांच कंडीशन जो है डिटर्मिनिस्टिक वाली वो कौन कौन सी थी, कब फाइनेंस लीज वो कहलाता है। जो लीज है वो ट्रांसफर करेगा ओनरशिप किसको, ओनरशिप ऑफ द एसेट लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। फिर उसके बाद है जो लेसी होता है उसका ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है एज एट अ प्राइस जो कि सफिशिएंटली लोअर होगा फेयर वैल्यू से ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट कवर करके चल रहा है बेटा इकोनॉमिक लाइफ का। इंसेप्शन के टाइम पे ऑफ लीज जो प्रेजेंट वैल्यू है मिनिमम लीज पेमेंट की वो सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू के बराबर है। और लीज एसेट जो है वो स्पेशलाइज नेचर का है कि सिर्फ जो लेसी है वो ही यूज कर सकता है बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के। तो बेटा ये पांच कंडीशंस थी जो थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा कि अगर सारी की सारी कंडीशन फेल होती है बेटा तब, अगर क्योंकि इसी एक कंडीशन में फॉल कर गया तब वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस लीज बन जाएगा। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीज क्या सिखाया हुआ बेटा, रिस्क और रिवॉर्ड टेस्ट है। चलिए बेटा ये आपका हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। बेटा अब आ जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 26 की अगर हम बात करके चलेंगे, विच कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ द AS 26। इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, A एंड B रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बेटा पहले दोनों ऑप्शन ही जो है वो आपके यहाँ पर कवर होके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो A एंड B बोथ आ जाएंगे। अगला क्या है बेटा, इनटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज व्हेन। इनटेंजिबल एसेट जो है कब रिकॉग्नाइज होगा, अगर वो डेफिनेशन मीट कर रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बेटा फ्लो करेंगे, और कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो अगर सारे पैरामीटर्स ये फुलफिल होंगे तभी, तो डी ऑप्शन आना चाहिए। सन लिमिटेड ने एक कंप्यूटर परचेज करा है विद एडिशनल सॉफ्टवेयर, कहेंगे ये इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर का, कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द AS 26। अब AS 26 के रिगार्ड में वो पूछ रहे हैं क्या ट्रू है, हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को क्या रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, एज अ टेंजिबल एसेट जो है हम इसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। अगला क्या है बेटा, हेक्सा लिमिटेड जो है उसने डेवलप करी है एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए मोबाइल डिवाइसेस की। हेक्सा ने क्या करा है, कैपिटलाइज करा है जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 5 लाख रुपए का, और एस्टिमेट कर रहा है कि टेक्नोलॉजी उसने डेवलप्ड करी है उसकी लाइफ जो है वो 3 साल है। बट कंपनी ने फोरकास्ट करा कि पहले साल जो सेल रहेगी वो 50% रहेगी, दूसरे साल 35% रहेगी, और तीसरे साल 15% रहेगी। बेटा अमोटाइजेशन भी क्या रहेगा, अकॉर्डिंगली रहेगा। तो 5 लाख जो है आप मोटाइज करके चलोगे, उसमें सेकंड ईयर में कितना मोटाइज करोगे, तो 5 लाख का क्या कर दोगे बेटा, 5 लाख रुपीज का आप 35% निकाल देंगे, तो 1,75,000 हम मोटाइज यहाँ पर करके चलेंगे। देन बेटा आपके पास अगला क्या आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के बेटा अगर एमसीक्यूज की तरफ जाएं, कहेंगे अगला वो पूछता है, कहेंगे अगर इंडिकेशन है दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड बट द रिकवरेबल अमाउंट जो है वो एसेट की दैट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट, द फॉलोइंग इज ट्रू। बेटा अगर एसेट जो है वो इंडिकेशन है कि इम्पेयर्ड हो सकता है, लेकिन अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो किससे ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या कोई फर्दर एक्शन जो है बेटा वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड कंपनी कैन कंटिन्यू द एसेट इन द बुक वैल्यू। कह रहे हैं एंटिटी को क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। एंटिटी कैन फॉलो आइदर A और B। और अगला वो क्या कहता है कि एंटिटी को रिव्यू करना चाहिए स्क्रैप वैल्यू और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो बेटा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, अगर इंडिकेशन है तो बेटा एंटिटी को उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है वो रिव्यू करके बेटा चलना चाहिए। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ के चलें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, इन केस अगर गुडविल जो है वो अपेयर हो रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो फॉलोइंग इज ट्रू। बेटा अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आती है तो आप क्या करके चलते हो, हम
दोनों अप्रोच लगा के चलते हैं, बॉटम अप टेस्ट भी लगाओगे, टॉप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट भी लगाओगे। ठीक है, अगर गुडविल को हम सीजीयू के अंदर एलोकेट नहीं कर सकते अंडर रिव्यू, ठीक है, तो अप्लाई करोगे बॉटम अप टेस्ट भी और टॉप डाउन टेस्ट भी, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। नेक्स्ट, इन केस अगर कॉर्पोरेट एसेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो कह रहे हैं क्या ट्रू है। अब कॉर्पोरेट एसेट्स के केस में बेटा क्या होता है, तो क्या यहां पर भी बेटा हम बॉटम अप टेस्ट और टॉप डाउन टेस्ट जो है बेटा दोनों लगाकर चलते हैं, अगर हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते सीजीयू के अंदर जो अंडर रिव्यू है। ठीक है, अगला क्या है, इन केस अगर रिवर्सल हो रहा है इम्पेयरमेंट लॉस का, तो बेटा क्या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। अगर रिवर्सल हो रहा है बेटा इम्पेयरमेंट लॉस का, तो बेटा जो आपका गुडविल रिटर्न ऑफ होता है वो तभी रिवर्स होता है अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं, अदरवाइज आप गुडविल को कभी नहीं कर पाएंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स, गलत है जी। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड विदाउट एनी कंडीशन, गलत। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड, नो, इट कैन बी रिवर्स्ड बट कुछ कंडीशंस मेट होना जरूरी है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा बेटा, सी रहेगा। ठीक है, बट देन बेटा उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया AS 15। AS 15 जो है बेटा, इसके एमसीक्यू थोड़े से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर हम नहीं गए हैं। ठीक है, ग्रेचुटी एंड पेंशन वुड बी एग्जांपल ऑफ, अच्छा ग्रेचुटी और पेंशन सर ये तो पता है, क्या ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सी, नॉन एक्यूमुलेटिंग कंपेंसेटिंग एब्सेंस कॉमनली किससे रिलेटेड है, अर्नड लीव से रिलेटेड है, सिक है, कैजुअल है, या ऑल ऑफ द अबव है। बेटा कैजुअल, ये आपका होगा कैजुअल लीव। ठीक है, द प्लान्स दैट आर एस्टेब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेशन टू कवर ऑल द एंटरप्राइजेस एंड आर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स, कहेंगे प्लान्स जो कि लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश करता है कवर करने के लिए सारे एंटरप्राइजेस और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होता है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मल्टी इंप्लॉयर, स्टेट प्लान्स, इंश्योर्ड बेनिफिट्स या इंप्लॉय बेनिफिट प्लान्स। तो बेटा इसका आंसर जो है वो होता है स्टेट प्लान्स होता है। ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट क्या है ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमिन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट इज रेफर्ड टू एज, कह रहे हैं जो बेस्ट एस्टिमेट है ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमिन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पास पास पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट, उसको हम क्या बोल के चलेंगे बेटा, एक्चुरियल एजम्पशन क्या बेस्ट एजम्पशन रहेगी। ठीक है, एक्चुरियल गेन और लॉसेस जो है बेटा कैसे होने चाहिए, क्या इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने चाहिए। ठीक है, तो इमीडिएटली हम उसको चार्ज करके चलेंगे P&L के अंदर, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा, तो बेटा आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 तक जो है हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। बेटा अगला आपका क्या आ जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर बेटा पहला क्या आ रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन को कह रहे हैं क्या चीज बेस्ट डिस्क्राइब करके चल रही है, अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन timing of amount. A provision is a possible obligation of uncertain timing. A provision is a credit balance set up to offset and contingent assets so that the effect of the statement of financial position is nil. A provision is possible obligation of an uncertain amount. Better, so what is the best option in your opinion? प्रोविजन क्या है, क्या प्रोविजन एक लाइबिलिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के साथ। ठीक है, तो यहां पर बस ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर आपका, बेस्ट ऑप्शन यहां पर आपका ए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स कंपनी को जो है वो एक बिजनेस है जो सेकंड हैंड कार सेल करता है। कार के अंदर अगर कोई डेवलप आता है 30 दिन के अंदर, तो कार को फ्री ऑफ चार्ज रिपेयर करके चलेंगे। 1 मार्च को 25,000 की प्रोविजन बना रखी है, 31 मार्च को कह रहे हैं जो प्रोविजन कैलकुलेट करी गई है वो कितने की है, 20,000 की। तो बेटा यहां पर कह रहे हैं कि वॉट एंट्री शुड बी मेड फॉर द प्रोविजन इन द एक्स कंपनी इनकम स्टेटमेंट। बेटा मुझे क्या बताओ, क्या हम यहाँ पर हम प्रोविजन को जो है क्या आप कम करके चल रहे हो, अगर आप प्रोविजन को बेटा यहाँ पर आप कम करके चल रहे हो तो क्या होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट आप करके चलेंगे 5,000 आप क्रेडिट करके चलेंगे, 25 से 20 पे आ रहे हैं ना, तो कम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब, a possible obligation that arising from the past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the entity's control। तो बेटा कंटीजेंट लाइबिलिटी हो जाएगा क्या ये। नेक्स्ट बेटा क्या है कि जेड लिमिटेड ने एक लीगल एक्शन जो है बेटा कमेंस करा है वाई के अगेंस्ट, सब्सटेंशियल डैमेजेस क्लेम करते हुए फॉल्टी प्रोडक्ट के लिए। जो लॉयर्स हैं उन्होंने एडवाइस करा है कंपनी को कि वो केस हार जाएंगे, ऑल दो चांसेस जो हैं पे करने के क्लेम वो रिमोट नहीं है। तो एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल लाइबिलिटी है लॉयर्स के द्वारा, उन्होंने कहा कि 50,000 पे तो देखो बेटा लीगल फीस, और सेटलमेंट जो होगी वो 5 लाख में होगी। तो बेटा यहाँ पर मुझे बताओ क्या होना चाहिए, बेटा देखो 50,000 देखो लीगल फीस तो हमने देनी देनी है इरिस्पेक्टिव के आउटकम क्या रहे, तो उसके लिए तो हमें प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए, और जो बाकी 5 लाख है उसको हमें कंटीजेंट
लाइबिलिटी के अंदर बेटा लेके जाना चाहिए। तो आपका बेटा ये क्या हो गया, AS29 का भी आपका कवर हो गया। बेटा अगला क्या है कि कैश अमाउंटिंग टू 4 लाख, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा अब 4 के क्वेश्चन है। कैश अमाउंटिंग टू 4 लाख स्टोलन बाय द कैशियर, कैशियर ने क्या करा बेटा, 4 लाख रुपए का कैश जो है वो चुरा लिया इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये डिटेक्ट कब हुआ है, अप्रैल में जाके। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज अ डैश फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा बताओ क्या ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो एडजस्टिंग इवेंट में चला जाएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होती है बेटा, क्या सिर्फ फेवरेबल इवेंट्स होते हैं या अनफेवरेबल दोनों होते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल जो बैलेंस शीट डेट के बीच हो रहे हैं और अप्रूवल से पहले हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। देखते हैं बेटा किस ऑप्शन में लिखा है। सिर्फ फेवरेबल इवेंट गलत, ओनली अनफेवरेबल इवेंट गलत, सिग्निफिकेंट इवेंट दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल जो अक्कर होते हैं बैलेंस शीट डेट और डेट जिस दिन स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है करेंट किसके ऊपर नहीं लगेगा बेटा, जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती है अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लगेगा, नहीं लगेगा। कमिटमेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा और लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं लगेगा। बेटा जो हमने ऑडियो भेजी होगी इसकी आपको, उसके अंदर भी हमने कवर करा हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। कह रहे हैं ए लिमिटेड ने बेटा बिल्डिंग बेची है बी लिमिटेड को 50 लाख रुपए की, उसने एक पोजेशन भी दे दिया है बी लिमिटेड को, जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की वो 10 लाख है। 31 मार्च को कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कंपनी को रिकॉर्ड करनी चाहिए सेल, कंपनी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए प्रॉफिट, क्या होना चाहिए बेटा, बुक वैल्यू कितनी थी 30 की, बेचा कितने में 50 में, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। ठीक है, और बिल्डिंग आपकी बुक्स में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी को सेल भी रिकॉर्ड करनी चाहिए और प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, तो बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर। ठीक है, AS4 का। बेटा फोर्थ क्वेश्चन, अब आ जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन AS5। कहेंगे अ चेंज इन एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट विच नेसेसिटेट द एडजस्टमेंट इन द डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा मुझे बताओ क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है, नहीं सर। एस्टिमेटेड लाइफ के अंदर चेंज है, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। ये क्या कहलाएगा बेटा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। AS5 के अकॉर्डिंग बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन कौन सी है, कह रहे हैं राइट डाउन करना और राइट ऑफ करना ऑफ रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज and intangible assets, gain or loss from the sale or abandonment of equipment used in business, effects of a strike including those against the competitors। ठीक है, देन लास्ट क्या बोल रहा है, फ्लड डैमेज फ्रॉम अनयूजुअली हैवी रेन और नॉर्मल डे। तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, बताएंगे जरा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर क्या राइट डाउन और राइट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, नहीं है। जो आपका गेन या लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ अबंडनमेंट, क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अगेन बेटा ये आपका गेन भी नहीं है। और जो आपका बेटा स्ट्राइक है, इफेक्ट ऑफ स्ट्राइक्स वाला जो दे रखा है, क्या ये है, आंसर है नो। सो ओनली जो फ्लड है ये वाला डी पॉइंट, दैट इज योर बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, रिवर्सल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रिफंडेबल, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है बेटा। क्या गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंडेबल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, यस, हमने AS12 में भी पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है, इनकम और एक्सपेंस दैट अराइज फ्रॉम द इवेंट्स क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू recur फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। क्या दोनों बेटा ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी। कहेंगे एन ऑडिट स्टॉक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रिवील्ड दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर वाज अंडरस्टेटेड बाय 5 लाख ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग। कहना ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड था। बेटा ये क्या प्रायर पीरियड आइटम बन जाएगा क्या, क्या इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह एडजस्ट करके चलोगे, तो और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको ओपनिंग स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो आपका बोथ बी और सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 11 के ऊपर आ जाएंगे। कह रहे हैं एज पर AS11 एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉन इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन के कन्वर्टेड होते हैं बेटा किस रेट के ऊपर, क्या क्लोजिंग रेट के ऊपर आएंगे। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होता है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट का, बेटा वो कहां दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एज अ सेपरेट लाइन आइटम जो है आप क्या दिखा के चलते हैं इसको। ठीक है, अगर एक एसेट जो है वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का कैरिड आउट हो रहा है कॉस्ट के ऊपर, तो जो कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन है वो कौन सी डेट के ऊपर आएगी बेटा, जिस दिन एसेट परचेज करा था उस दिन के एक्सचेंज रेट के ऊपर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन? ब्रांच ऑफिस सर्व कर रहा है एक एक्सटेंशन की तरह इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, इंडिपेंडेंट सब्सिडरी है ऑफ द पेरेंट कंपनी, ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की बेटा बात चल रही है। तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए? फोर्थ का आंसर होना चाहिए ब्रांच ऑफिस जो एक एक्सटेंशन की तरह सर्व करके चल रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कन्वर्टेड टू द क्लोजिंग रेट फॉर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स और ऑल ऑफ द अबव। बेटा किसको जो है हमें कन्वर्ट करना चाहिए क्लोजिंग रेट के ऊपर? तो क्लोजिंग रेट के ऊपर बेटा जो कन्वर्ट होना चाहिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट और एनआरवी बीच एवरेज दो बार को देखते हुए चलोगे। आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो आपकी नॉन मॉनिटरी होती है, कॉस्ट के ऊपर आता है। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा अब 2 के ऊपर आ जाएंगे, सॉरी 22 के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, AS 22 के अकॉर्डिंग कहता है कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। चलो बेटा AS 22 जो है यहां से हम एक अलग वीडियो रखते हैं। ठीक है,